ये मेरे पास आई, इन्होंने अपनी बातें मुझे बताई, थोड़ा हिचक भी रही थी। इनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो गई, इनको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई, पूरी बॉडी में इनके पेन रहता था। तो इनके घर में एक सर्वेंट था जिसने इनके साथ गलत हरकतें करनी शुरू करी, इनको बैड टच देना शुरू किया। वो नाराज़गी, वो गुस्सा, वो उसके प्रति नफरत इनके अंदर बढ़ती जा रही थी। तो वो अंदर से अपने आप को गंदा मानती थी कि ये गंदी हो गई है। और वो इस तरह से बहुत तड़प तड़प के रोई, बहुत चीखी चिल्लाई। पूरा हिप्नोथेरेपी के जो चेयर है वो भी पूरा। हेलो माय डियर वंस, आज बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे ये लेडी 78 इयर्स की एज में अपने सालों पुराने डिप्रेशन से, ओसीडी से, एंजाइटी से, अपने फियर से फ्री हो गई है। सालों तक अपने अंदर बहुत सारी नफरत, बहुत सारा गुस्सा दबा कर रखा। वो नफरत, वो गुस्सा, वो सारी शिकायतें जिंदगी से, उस आदमी से धीरे धीरे बीमारी के रूप में इनके अंदर पनपने लगी। और बीमारी से ये इतने लंबे समय से जूझ रही थी और 78 की एज में जाकर इनको अपनी इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिली। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपके अंदर की नफरत, आपके अंदर का गुस्सा, भावनाओं का दमन आपको इस हद तक बीमार कर देता है कि आपकी जिंदगी बहुत परेशानियों से घिर जाती है। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले इनको ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए। हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे हों, लेकिन फिर भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत तकलीफ सही है। और अब उम्र के इस पड़ाव पर जब ये 78 ईयर्स की हो गई हैं, तब इन्हें जाकर फ्रीडम मिला है। सो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले जब आई थी तो ये 74 ईयर्स की थी। सिर्फ एक बार मिलने के लिए आई और इनके अंदर एक चाहत थी कि कोई हो जो मुझे सुन ले अच्छी तरीके से, मुझे अगर ठीक कर सकता हो तो ठीक भी कर दे। ये मेरे पास आई, इन्होंने अपनी बातें मुझे बताई, थोड़ा हिचक भी रही थी क्योंकि बातें कुछ इतनी पेनफुल थी जिसे बताने में इनको हेजिटेशन हो रही थी कि अब इतने साल पुरानी बात हो गई है जब मैंने अपने अंदर दबाए रखा और मैंने कभी किसी को बताया नहीं, तो अब क्यों मैं अपने वो राज किसी के सामने खोलूं। खैर फिर भी हिचकते हिचकते इन्होंने मुझे बताया कि इनको बहुत डिप्रेशन फील होता है, बहुत एंग्जाइटी फील होती है, छोटी छोटी बातों में बहुत डर लगता है। इनको बार बार ऐसा मन करता है कि ये प्रेयर करती रहे हैं, या अगर किचन में होती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इन्होंने ठीक से नहीं किया उसे एक बार रिपीट करने का ज़रूर मन करता है। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों तक करे जाएंगी, लेकिन एक बार तो रिपीटेशन का मन करता है। और वो इतना अनईजी फील होता है अगर वो रिपीट नहीं करती हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल, वही बात दिमाग में चलती रहती है। तो एक ही बार रिपीट करना होता था, लेकिन वो फोर्सफुल रिपीटेशन था। इस तरह से तमाम इनको प्रॉब्लम थी। इनको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो गई, इनको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई, पूरी बॉडी में इनके पेन रहता था। नींद इनको बहुत ही ज़्यादा कम आती थी, और जब आती भी थी तो बहुत ही कच्ची पक्की नींद, सपनों भरी नींद आती थी। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स बताई। और फिर जब ये सब बता रही थी तो एकदम खुद ही बोली कि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आप ना ये कहते हैं कि अपने पास्ट में जाओ और देखो ज़रा कुछ हुआ है क्या आपके साथ ऐसा जो आप अपने अंदर दफन करके रखते हो। तो मैं पहले से थोड़ी सी वर्किंग करके आई थी कि अगर मैं हिम्मत जुटा पाई तो मैं आपको बता दूंगी। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में एक सर्वेंट रहता था और ये काफ़ी अच्छे परिवार से थी। आप ये सोचिए ना कि खुद ये इस एज में 74 ईयर्स में जब बता रही हैं, ये जब ये छोटी रही होंगी, और उस टाइम पर सर्वेंट घर में होना बड़ी बात हुआ करती थी। तो इनके घर में एक सर्वेंट था जिसने इनके साथ गलत हरकतें करनी शुरू करी, इनको बैड टच देना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में ना तो ये समझ पाई और ना ही उसका कुछ घर में खुलासा हो पाया, क्योंकि समझ ही नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सर्वेंट्स अपनी हरकतें बढ़ाता गया तो उनको लगने लगा कि ये सब कुछ थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, और बहुत बार रिपीटेटिवली इनके साथ वो सब गलत होता गया। ये बता नहीं पाए क्योंकि वो घर का बहुत ही ट्रस्टेड नौकर था। घर वाले उस पर बहुत विश्वास करते थे, जैसे परिवार का ही सदस्य बन गया हो। और वो इस तरीके से फिर उस चीज़ को कवर अप करता था कि जैसे वो
इनको प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो वो हर एक बैड टच के बाद, गलत हरकत करने के बाद बहुत अलग ओवर प्रोटेक्टिव वे में, बहुत ही केयरिंग वे में सबके सामने इस तरीके से बिहेव करता था कि अगर इनको लगता था कि कुछ बताना भी शुरू किया तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। और फिर उसने इनको डराना भी शुरू कर दिया था कि अगर इन्होंने कुछ इस तरीके की बातें कहीं गलत समझा तो फिर वो इनके मम्मी पापा को नुकसान पहुंचा देगा। इस तरह से ये डरते डरते और वो सब सहते सहते इनको 8-9 साल के करीब हो गए थे। ये किसी से कह नहीं पा रही थी, उम्र में बड़ी होती जा रही थी। अब जब उम्र में बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसको बहुत सारी समझ डेवलप होती चली जाती है कि जो मेरे साथ लगातार हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और अब मुझे इसको यहाँ पे रोकना है, मुझे बताना है। लेकिन जब इन्होंने बताने की हिम्मत जुटानी चाहिए तब वो नौकर इनके सामने आ जाता था और ये एकदम से डर जाती थी, सहम जाती थी और कुछ बता ही नहीं पाती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो नौकर बहाना बनाकर इनके हाथ से काम छोड़कर चला गया। तो इन्होंने भी अपने मन को एक तरीके से समझा लिया कि अब तो वो चला ही गया है, अब क्यों इस बात को बताना जब इतने साल हो गए थे। लेकिन वो नाराज़गी, वो गुस्सा, वो उसके प्रति नफरत इनके अंदर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इनको अपने ही हम उम्र अगर कोई भी जैसे कज़न है, घर में भाई है या कोई और लड़का है, उन सब से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। इवन अपने ताऊ जी, अपने फादर, सबके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। और जैसे जैसे और बड़ी होती जा रही थी और जब इनकी शादी की भी बात चलनी शुरू हुई तब भी इनको बहुत डर लगने लगा कि कैसे ये सब मैनेज कर पाएंगी। और इनको बुरे बुरे सपने आने स्टार्ट हो गए और बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स इनको होती थी। लेकिन वो फीलिंग्स जो इनके अंदर दबी हुई थी, जो भावनाएं, वो धीरे धीरे इनको परेशान करने लगी। सबसे पहले इनको सपने आने शुरू हुए इस तरीके से और इनकी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। उसके बाद इनको बार बार एंजाइटी के सिम्टम्स आते थे, बार बार वॉशरूम में जाना। और इनको थोड़ा सा ये भी याद पड़ा कि उस टाइम पर ये जब वॉशरूम में जाती थी तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा ज़्यादा क्लीन करती थी, यानी कि एक ऑब्सेसिव पैटर्न भी था, लेकिन जब उन्हें पता नहीं था। और धीरे धीरे लेकिन वो ऑब्सेसिव पैटर्न अपने आप ही चला गया और इनकी घर वालों ने शादी कर दी और डरते डरते इन्होंने भी शादी कर ली। शादी के बाद किस्मत से हस्बैंड अच्छे निकल गए और हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया। कभी हस्बैंड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से इन्हें अनकंफर्टेबल फील हो या कुछ डर लगे। और इस तरह से इनकी शादीशुदा ज़िंदगी चालू हो गई। इनके 2 बच्चे भी हो गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन ये अंदर से नॉर्मल नहीं थी। इन्हें बार बार वही चीज़ परेशान करती थी। अगर कोई भी आदमी अचानक से पास में आ जाए तो ये डर जाती थी। मार्केट भी जाती थी, वहाँ पर भी अब देखिए शॉप्स पर इतने आदमी होते हैं ना, तो अब मार्केट में भी आपको आदमी मिल रहे हैं, शॉप पर भी आपको आदमी मिल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता था। मतलब जितनी देर उस सिचुएशन में इनको रहना पड़े तो वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था और बहुत गुस्सा आता था। और वो ही नौकर बार बार इनको याद आता था। उसके लिए नफरत, उसको कोसना, उसको मनी मन गालियाँ देना, ये सब चीज़ें चलता रहा। और वो दबी हुई ऊर्जा इनके अंदर इन्हें धीरे धीरे परेशान करती गई। और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते हुए भी इनका मन उदास रहने लगा। हस्बैंड प्यार करते हैं, सपोर्टिव हैं, बच्चे भी हो गए हैं 2, लेकिन अब इनको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही थी। इनको हर समय एक तनाव सा रहता था। मार्केट जाना भी इनके लिए ऐसा हो गया था जैसे बहुत ही बड़ा कोई काम दे दिया है किसी ने। अगर घर पे कोई आ रहा है और पता है वहाँ पर कि इतनी लेडीज़ और इतने जेंट्स आ रहे हैं तो ये एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती थी। लोगों को इनको घर को बुलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे ये इनको एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी हो गई हर चीज़ में। घर में माली नहीं आ सकता, दूध वाला नहीं आ सकता, कोई और मेल स्टाफ, चाहे वो गाड़ी साफ करने वाला हो, कोई भी, सबसे इनको दिक्कत होती थी। सिर्फ इनका जो बेटा था और जो हस्बैंड था, सिर्फ 2 जने इनके लिए एक ऐसा था कि कंफर्टेबल। बाकी इन्हें खुद के भाई से, खुद के फादर से, सबसे प्रॉब्लम हो, अनकंफर्टेबल, किसी के साथ भी सेफ फील नहीं करती थी। तो एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होने लगी, हर जगह जाने में डर लगना और अकेले रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल। अकेले तो बिल्कुल ही नहीं रह पाती थी। इनको ऐसा लगता था कि कोई आ जाएगा और फिर मुझे अनकंफर्टेबल फील कराएगा। जबकि उम्र में इतनी बड़ी हो गई थी और इनको बड़ा ऐसा लग रहा था कि ये बात इतने साल पहले हुई भी है कि मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को अब इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा क्यों परेशानी हो रही है। तब होनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा परेशानी, लेकिन अब इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी इनको हो गई थी, क्योंकि सब्जी वाले से भी सब्जी नहीं खरीद सकती थी क्योंकि वो एक मेल है। इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा
परेशानी होती थी, तो इनको एक एंजाइटी रहने लगी, हर समय एक अनजाना सा डर सताता था और इनकी हैप्पीनेस धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। अब इनको धीरे धीरे ऑब्सेशंस भी होने लग गए और इनका भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना इस तरीके से। और किचन में जब काम करती थी तो तब उस वक्त इनको एक अर्ज आती थी कि इसको दोबारा से क्लीन कर ले। तो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये जो अंदर से ये गंदा महसूस करते हैं कि उस नौकर ने बार बार कई सालों तक इनके साथ गलत किया, तो वो अंदर से अपने आप को गंदा मानती थी कि ये गंदी हो गई है। और वो इस तरह से बाहर ना और एक्टिविटीज़ में उसका प्रोजेक्शन हो रहा था। तो ये उस अर्ज आने पर उस काम को एक बार ज़रूर रिपीट करती थी। इस तरीके से सफ़र कर रही थी और फिज़िकल भी बहुत कंप्लेन, इनके बहुत पेन रहता था। इन्होंने अपने शोल्डर्स में, बैक में, नीज़ में बहुत ज़्यादा इनको इतना दर्द रहता था कि कोई भी डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी दवाई खा लें, कितना भी परहेज़ कर लें, आराम कर लें, लेकिन वो जाता ही नहीं था। ये सारी तकलीफ़ सहते सहते ज़िंदगी निकल रही थी, बच्चों की भी शादी हो गई, सब कुछ, लेकिन अंदर अधूरापन, अंदर बहुत खालीपन। और कुछ साल पहले ही इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। बिल्कुल नॉर्मल डेथ थी, थोड़ा सा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, बट इन्होंने इवेंचुअली एक्सेप्ट कर ही लिया था। और तब इनका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव होता चला गया, क्योंकि वैसे भी रिलीजियस थोड़े से ऑब्सेशनल वे में ये प्रेयर करना, भगवान को याद करना करती थी और धीरे धीरे इनका अध्यात्म की तरफ झुकाव होता चला गया। तो वहाँ से इन्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घुमा कि अगर जो भी आपके इस जन्म में हुआ है, अगर आपने कुछ भी कर्ज अपने ऊपर रखा या किसी को भी माफ़ नहीं किया, तो वो कार्मिक अकाउंट्स आगे भी मतलब जाएंगे, वो सेटल नहीं होंगे और फिर वो कार्मिक डोर बंधी रहेगी और आप आगे आने वाली लाइफ में भी सफ़र करेंगे। तो वो चीज़ ने इनको पूरी तरीके से एक नया ही माइंडसेट दे दिया कि अब मुझे उस नौकर को, जिसके प्रति इतनी नफ़रत, इतनी शिकायतें अंदर थी, इतना गुस्सा था, कि मुझे उसे माफ़ करना है। मुझे अपने अंदर से सब चीज़ें क्लियर करनी है। मुझे कोई भी ऐसे कार्मिक बंधन में बंद कर नहीं जाना है कि मुझे अगले जन्म में भी कोई सफरिंग हो। तो ये सब इंटेंशन से सेटअप करने में माइंड इनका, इनको कई साल लग गए। और फिर जब ये मेरे पास आई, ऐसे हुआ कि एक बार आकर ये रह गई। मतलब एक बार आई, इनको जितना बताना था, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें से आधी चीज़ें उन्होंने मुझे एक बार जब मिली थी तब बताई। और उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो गई। ये 1.5 साल तक बिल्कुल भी नहीं आई। फिर 1.5 साल के बाद ये मेरे पास दोबारा आई। अब 1.5 साल के बाद दोबारा आई तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे याद पड़ रहा है कि आप 1.5 साल पहले लगभग आए थे। तो उन्होंने बोला आपको बिल्कुल सही याद पड़ रहा है कि मैं आई थी, आपको मैंने बता दिया था और उसके बाद मैं चाहती भी थी दोबारा आना, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी आ गई, बेटी के बेटा हो गया था तो इस वजह से भी वहाँ थी। कुछ अंदर से बस मन ही नहीं हो रहा था। अभी मैं द्वंद्व में थी, क्यों ऐसे आदमी को मुझे माफ़ करना चाहिए या नहीं माफ़ करना चाहिए। बहुत कुछ उधेड़-बुन मेरे अंदर चल रही थी और मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं आपके पास सरेंडर मोड में आई हूँ। आप जैसा जैसा आप कहेंगी मैं वैसा वैसा करूँगी। अब मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया है फाइनली, कि सोचा मैंने पहला भी था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल माइंड सेटअप हो गया। अब मैं हर जिम्मेदारी से, हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान मुझे कुछ समय में अपने पास बुलाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बुलावा आ जाए और मेरे ये डोर उससे बंद ही रह जाए और फिर आगे भी अगले जन्म में कुछ हिसाब किताब सेटल करना पड़ जाए। तो मेरे अंदर से ऐसा हो रहा है कि मेरे दुनिया से जाने से पहले आप मुझे मुक्ति दिला दीजिए इस चीज़ से। तो टोटल सरेंडर के साथ और एक इस फीलिंग के साथ कि शायद इनका दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, कि उनको कुछ आभास हो रहे हैं, ये मेरे पास आई। कहते हैं ना, जब आपकी मुक्ति का सही वक्त होता है, जितनी सफरिंग लिखी होती है उसको भोग कर ही आपको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस जर्नी को। और हमने सबसे पहले हिप्नोथेरेपी से स्टार्ट किया। हिप्नोथेरेपी में वापस इनको अतीत में लेकर गए। बहुत तड़फ तड़फ के रोई, बहुत चीखी चिल्लाई। पूरा हिप्नोथेरेपी के जो चेयर है वो भी पूरा कांप गई, हिल गई पूरा। मतलब इतनी बुरी तरीके से तड़फ तड़फ के रो रही थी। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ, अंदर पीड़ा थी। क्यों किया मेरे साथ, खूब भला बुरा जो भी इनके मन में उस टाइम अनाप शनाप आया था। पूरी बॉडी से हाथ पैर चल रहे थे, बहुत अंदर भरा हुआ था।
उस सब चीज़ें इनके अंदर से निकली। बहुत मतलब इतना कि शांत होते होते बहुत समय लग गया। और हम जब कोई इंसान इतने डीप कैथार्सिस प्रोसेस में होता है तो उसको बीच में रोकते भी नहीं है, उसके अंदर जितना भी कुछ होता है निकलने देते हैं। और वो सब इनके अंदर से निकला। फिर इनसे माफ़ी दिलवाई गई, फिर इनसे वो कोड कटिंग कराई गई। उसके बाद जब थेरेपी प्रोसेस वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद इन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा लग रहा था कि सालों से एक बोझ था, दबी पड़ी थी मैं उसके नीचे, आज वो बोझ उतर गया है। बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अभी भी मुझे याद है कि मैंने इतने सालों तक क्या झेला, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे आज़ाद हो गई हूँ, कि मुक्ति मिल गई है। आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि इन्होंने माफ़ किया, इन्हें उस चीज़ से मुक्ति मिली और विद इन 15 डेज इनकी बॉडी का पेन गायब हो गया। जो डायबिटीज़ केयर करते करते, जो दवाई खाते खाते भी इनकी रेंज में नहीं रह रही थी, वो सब इनके ऊपर काम करने लगा। जो ये अपनी सेल्फ केयर करती थी, जो खाने पीने में परहेज़ करती थी, जो मेडिसिन लेती थी, वो करते करते भी सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था अच्छे से, वो सब मैनेज होने लगा। इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। और वो जो खुशी इनको सालों पहले ही जब इनके बच्चे छोटे थे महसूस होनी बंद हो गई थी, जो रियल खुशी हम लोगों को महसूस होती है, वैसे हंसती थी सब कुछ, लेकिन एक फीलिंग आती थी कि सब आर्टिफिशियल है, मोमेंट्री है। लेकिन अंदर से वो जो खुशी इनको पहले महसूस हुआ करती थी, वो खुशी दोबारा से महसूस होने लग गई। इतना मैजिकल इनके अंदर चेंजेस आए। और इन्होंने कहा कि मैंने पहली बार अपने पोती को, अपने नाती को अच्छी तरीके से गोद में लेकर प्यार किया, खिलाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मैं सच में हंस पाई, मुस्कुरा पाई। मुझे सच में महसूस हो रहा है कि मैं कर सब काम रही थी। बाहर से देखने पे लोग ऐसे ही मानते हैं कि भाई ये तो सब ठीक है, चलो भाई हो गया, बदन में दर्द है, उम्र है, या हो गया डायबिटीज़, थायराइड हो गया इस तरह से, या नींद कम हो गई है, या हर वक्त तो कोई बिल्कुल खिलखिला के हंस नहीं सकता, कि मैं किसे बताऊं। या सबको ऐसा लगता था मैं थोड़ी सी डरपोक स्वभाव की हूँ, या जल्दी चिंता करने वाली हूँ, सबको ऐसा लगता था। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतने सालों से क्या भरा हुआ था। और अब ये ऐसा लग रहा है कि जादू सा हो गया है। वो इनके अंदर से जो बवाल भरा हुआ था वो सब निकल गया और इतने पॉजिटिव चेंजेस आए। फिर हमने कई सारे इनके हिप्नोथेरेपी सेशंस किए, जिसमें इनके अंदर जो भी कुछ इतने सालों में उसका इफेक्ट आया था, उसके लिए इनके बॉडी के एक ऑर्गन को ब्लेस करना, इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज फीड करना कि वो उनकी बॉडी को हील करना स्टार्ट करे। जो इनका थायराइड, जो डायबिटीज़ कभी भी टेस्ट में नॉर्मल नहीं आते थे, वो उनके टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आने शुरू हो गए। इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, इनकी स्लीप बेटर हो गई, इनका मूड बहुत अच्छा और स्टेबल रहने लग गया। खुश होकर खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ अपनी सेल्फ केयर करना। वो जो एक डर की वजह से ऑब्सेशनल वे में जो पूजा करती थी, जो परमात्मा से जो इन्होंने कनेक्शन डर का एक जोड़ लिया था, या जो किचन में इनको बहुत अर्ज आती थी कि मैं इस काम को रिपीट करूं, उन सब में भी 4 से 5 महीने में ही पूरी तरीके से आराम आना शुरू हो गया। मतलब इतना ज़्यादा इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआती 4-5 महीने में ही होने लग गया। ये जर्नी लंबी चली, लेकिन शुरुआत में ही इतने चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग गए और ये बहुत बेहद खुश होने लग गई। लेकिन फिर बीच में कहते हैं ना, किसी किसी की किस्मत कई बार ऐसा टेस्ट करती है, या कई बार ऐसा कुछ डेस्टिनी रोल प्ले करती है कि बहुत रोलर कोस्टर राइड हो जाती है। और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट ये शो कर रही थी जब ये 1.5 साल बाद मेरे पास आई थी, और बहुत जल्दी ऐसा लग रहा था कि हम इनकी रिकवरी जर्नी बहुत जल्दी से एंड कर देंगे। लेकिन तभी इनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि इनकी बेटी का बेटा गुजर गया और उसकी डेथ हो गई। और इनकी बेटी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, काफ़ी उसको सदमा लग गया, और बेटी की ऐसी हालत देख के वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा टूट गई और एकदम पैनिक अटैक, आउट ऑफ कंट्रोल होना। तो ये फिर बेटी की लाइफ में बिजी हो गई, उसके साथ ट्रीटमेंट बीच में इनका छूट गया बेटी को संभालने में। और जब बेटी को संभाल नहीं पा रही थी तो उनकी प्रायोरिटी ये बन गई कि चलो बेटी का ट्रीटमेंट कराएं। तो उनकी बेटी का इलाज करा मैंने बीच में, उसको एक्सेप्टेंस लाई, उसको उससे बाहर निकाला। तो उसकी भी रिकवरी जर्नी में बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। उसको बाहर निकाला, इनके ट्रीटमेंट को पॉज करना पड़ा बीच में।
क्योंकि दोनों साथ में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे, तो उसको निकलने में काफ़ी समय लग गया उसमें से। तो फिर ये सब चीज़ों से इनके ऊपर जितना तेज़ी से असर आ रहा था, ना ये कुछ प्रैक्टिस फॉलो कर पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी, तो वो चीज़ तो इनको हॉन्ट नहीं करती थी कि जो वो नौकर वाली थी, वो सब चीज़ सेटल हो गई, काफ़ी हद तक इनको नॉर्मल फील होता था। लेकिन बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो वो फिर से इनका मन उदास रहने लग गया। फिर थोड़ा सा इनका वही मूड ऐसे अप एंड डाउन रहता था, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई, थोड़ी थोड़ी से वो सिम्टम्स इनको वापस आने लग गए, क्योंकि अभी पूरी तरह से रिवायरिंग हो नहीं पाई थी, सब कुछ रिप्रोग्राम हो नहीं पाया था, और बीच में ये सब चीज़ हो गई। तो फिर थोड़े थोड़े से सिम्टम्स आए, थोड़ा थोड़ा मैनेज होती रही कंडीशन अप एंड डाउन के साथ। फिर 1-1.5 साल के ब्रेक के बाद जब दोबारा से ट्रीटमेंट रिज्यूम हुआ, इस बार पूरा कंप्लीट हो गया, और अब फिर से कई महीनों की मेहनत के बाद अब इनका बीपी, जो इनका डायबिटीज़ का है, इनको थायराइड को की, जब इनकी बेटी को उनका बेटा गुजर गया था, उसके बाद इनको बहुत परेशानी होने लगी। इनका बीपी बहुत बार लो हो जाता था, एकदम से लो होकर इनको एक आध बार चक्कर आ गए, बिल्कुल चोट लगते लगते बची, इस तरीके की इनकी कंडीशन हो गई थी। तो वो बीपी भी इनका अब नॉर्मल रहने लगा है, और इनके जो डायबिटीज़ थे, इनको जो थायराइड थी, वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, बहुत अच्छी तरीके से सोती हैं, खुश रहती हैं, सोशली भी एक्टिव हो गई हैं, सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। और जो पास्ट की बात थी वो बिल्कुल भी अब इनको हॉन्ट नहीं करती है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो कुछ जो रिकवरी जर्नी होती है ना, वो बहुत स्मूथ नहीं होती कि एकदम क्लाइंट हमारे पास आया और एकदम से वो बस कुछ ही महीनों में रिकवर होकर चला गया। कुछ स्टोरीज ऐसी भी डिफरेंट होती हैं कि देखो ना, कब ईश्वर ने भेजा था कि चलिए अब जाइए, अब आपका रिकवरी का टाइम हो गया, लेकिन फिर 1.5 साल का गैप आ गया, फिर अच्छा खासा 4-5 महीने रिकवर करी थी, फिर बेटी के साथ ऐसा हो गया, फिर वही 1-1.25 साल 1.5 साल के करीब का ब्रेक आ गया, फिर जाकर अब ये हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते भी हैं अंदर से रिकवर होना, लेकिन फिर भी कुछ समय की और पीड़ा आपके जीवन में लिखी हुई होती है, और अंततः आपको ईश्वर उस पीड़ा से मुक्ति दे ही देते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि इतने सालों के बाद इतना टॉर्चर सहकर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा कर कर आप अपनी रिकवरी जर्नी स्टार्ट करें। चलो, इनके साथ जो हुआ सो हुआ। आपको क्या सीख लेनी है कि अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं, कुछ भी हो गई, उसे दबाओ मत। अगर आप अपने अंदर की ऐसी एनर्जी को, किसी भी हादसे को, किसी भी चीज़ को आप अपने अंदर दबाते हो, तो धीरे 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 वो आपको तिल 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 करके खोखला करता है। अंदर ही अंदर वो चीज़ें, दबी हुई ऊर्जा, गुस्सा, नाराज़गी, नफरत आपको मारती रहती है। आपको ये समझना है कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उन्हें एक्सप्रेस करना है, वरना वो कभी दर्द के रूप में, कभी किसी शारीरिक बीमारी जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अब देखो, एक बात बताओ, थायराइड भी किसको होता है? जिसका इमोशनल एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है। तो आपको समझना है कि सारी की सारी जो डिजीज़ आपके शरीर को या मन को पकड़ लेती हैं, ये सब आपके सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से ही होती हैं। जब एनर्जी फ्लो में नहीं होती है, वो स्टक होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो माइंड में और बॉडी में इलनेस क्रिएट करती है। तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और ये एकदम से नहीं होता कि एक ही दिन में ऐसा हो जाएगा। जब आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं, तब वो इसी तरीके से अपीयर होना शुरू होती है, वो सप्रेस्ड एनर्जी। सोचो ना, इन्होंने अपनी सारी जवानी निकाल दी, अपने बच्चों की शादी भी ये बोलने लगी कि मैं उतनी खुश नहीं थी जितनी एक माँ खुश होती है अपने बच्चों की शादी में। उनके बच्चे भी हो रहे थे, तो बस खुश भी थी और ना खुश भी थी अंदर से, और समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे जिंदगी जी थी। और इतना डरना, आप सोचो ना कि जब इतना डर था, तो शादी में भी इतने आदमी भी आते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि शादी में केवल औरतें आएंगी। बोलने लगी, मैडम इतना अनकंफर्टेबल थी मैं कि सारे जो नेक रीति रिवाज जो होते हैं, रस्में जो होती हैं, मैं इतना अनकंफर्टेबल थी कि मेरे समधी भी इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके पास बैठकर बात भी नहीं कर पा रही थी। शगुन का लिफाफा देने में भी मेरे हाथ कांपते थे, ऐसे मेरे को परेशानी होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी कितनी तकलीफें मैंने सही है, कि पूरा जीवन तो आपको बताया भी नहीं जा सकता। तो अब देखिए, 78 साल की अब उनकी उम्र हो गई है जब हमने उनको टाटा बाय बाय करा है। तो ये 78 ईयर्स की जो एज में आपको एक फ्रीडम मिला है। अब एक बात बताइए, आप ये फ्रीडम आपको
तभी भी मिल सकता था 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, लेकिन चलो उनकी एज जब 20-25 साल की रही तब तो इन चीज़ों की चलो समझ नहीं थी किसी भी चीज़ को। बट आप तो आज के टाइम में हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, हर तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्या का हल है, बिना दवाई के आप किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। पहले लोगों के पास तो फिर भी एक रीजनिंग है कि हमारे ज़माने में इन चीज़ों को कोई समझता नहीं था, तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो जस्टिफाइड है कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आप ये गलती कर रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप दबाते हैं वो ख़त्म नहीं होती है, वो और दुगनी चौगनी रूप में आपके सामने बाहर आती है, बाहर निकलती है और आपको बहुत तकलीफ देती है। आपको पता है इन लेडी ने मुझसे क्या कहा कि आपने मुझे जीते जी मुक्ति दे दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन सब तकलीफों से मुक्त हो गई, तो मुझे यहीं पर ही, इसलिए मरने के बाद मुक्ति चाहिए होती है ना कि हर बंधन से मुक्ति मिल जाए, वो मुक्ति मुझे अभी मिल गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ईश्वर के पास बहुत ही आसानी से खुशी खुशी चली जाऊंगी कि चाहे मुझे ईश्वर आज लेने आ जाए या कल लेने आ जाए। इनको बिल्कुल ऐसा सुख का अनुभूति हो रही थी कि सारे उन चीज़ों से जो बंधन थे उनसे मुक्त हो गई हैं। मतलब इतना अंदर से तृप्त, इतना अंदर से संतुष्ट, इतना अंदर से सहज, इतना शांत हो गई थी ये। तो समझिए ना कि मतलब कोई पर्सन ये सारे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, तो कितनी उसकी पीड़ा रही होगी, क्योंकि जिसकी पीड़ा होती है वही जान सकता है। तो उनको मुक्ति मिली है, तो आप लोग सब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देकर इनकी आगे की जितनी भी ईश्वर ने इनको लाइफ दे रखी है, ताकि ये बहुत खुशी से जिए, रियल हैप्पीनेस जो होती है उसके साथ जिए। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।